गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपके 12 पेपर में टीचिंग मेथड ऑफ सब्जेक्ट, इसमें हम 4 यूनिट कब चल रहे हैं, जिसमें हमने कल 4 यूनिट का 1.1 टीचिंग ऑफ इंग्लिश का 1.1 रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ ये कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश सीखने के तरीके, सिखाने के, है ना। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो भारत में इंग्लिश विषय का शिक्षण लोगों की आशा एवं शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाने लगा है। ठीक है, ये जो अपने इंडिया है ना, उसमें इंग्लिश जो है बहुत ही इंसान की शिक्षा के लिए बहुत ही गुणवत्ता का प्रतीक माना जाने लगा है। विश्व की 60% जनसंख्या बहुभाषी है। हमारे भारत में जो है ना 60%, हमारे भारत में तो बहुभाषिता है ही, लेकिन जो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड है उसकी भी 60% जो जनरेशन है बहुभाषी है ना, भांति भांति की भाषाओं को बोलती हैं। ठीक है, भारत भी एक बहुभाषीय देश है जिसमें बहुत संख्या में भाषाएं एवं बोली जाती हैं। भारत में करीब 1662 भाषाएं ऐसी हैं जो बोली जाती हैं। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसके 8वें अनुच्छेद में 82 भाषाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को, सॉरी 22 नहीं, 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाओं को दर्शाया गया है। 27 भाषाएं प्रिंट मीडिया में और 71 भाषाएं ऑडियो मीडिया में अपनाई जा रही हैं। ठीक है, हमारे देश में प्रिंट मीडिया में 87 भाषाएं लाइक न्यूज़पेपर वगैरह, और ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो वगैरह, न्यूज़ हो गई, ये सब में 71 भाषाएं जो हैं अपनाई जा रही हैं। 47 भाषाएं विद्यालयों में पढ़ाई में प्रयोग में लाई जा रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने में बहुत सारी लाई जा रही है। ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें अंग्रेजी भाषाओं को पढ़ाई में बहुत सारी समस्या आती हैं। ठीक है, इनमें जो है सबसे जटिल समस्या जो होती है ना, वो होती है अंग्रेजी में जो है प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। ठीक है, हमारे देश में इंग्लिश आज जितनी इम्पॉर्टेंट है, जितनी उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ी हुई है, उतने जो इंग्लिश के एकदम पारंगत जो शिक्षक होते हैं ना, उनकी बहुत कमी है कि वो जो एज अ टीचर जो इंग्लिश को टीच कर पाएँ, उस टाइप के टीचरों की कमी है, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन है? शिक्षक ही है। ठीक है, शिक्षक के पास वो समझ होनी चाहिए कि नई पीढ़ी में ज्ञान एवं सार को संप्रेषित कर सके। क्योंकि शिक्षक ही जो है वो मेन कड़ी है हमको शैक्षणिक कार्य करवाने की, हमको जो है शिक्षा देने की, और उसको ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम किस प्रकार से बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण में शिक्षक को औद्योगिक विषयों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें शिक्षक जो होते हैं ना, उनको इंग्लिश में किन बातों का सामना करना पड़ता है? पहला होता है हिजे, स्पेलिंग्स जो होती हैं, ना उनकी वो क्लियर नहीं होती हैं। ग्रामीण परिवेश के हैं, उनकी बोली भी थोड़ी अलग होती है, तो जो उनका प्रोनाउंसिएशन का मेथड होता है और जो स्पेलिंग्स होती हैं उनकी, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब गृह कार्य हो गया, इसमें क्या है, टीचर तो बच्चे को गृह कार्य दे दिया, लेकिन जब परिवार ही उस हिसाब से नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बच्चा कैसे गृह कार्य को कर पाएगा? तो जनरली बच्चे गृह कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उनका बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। जैसे कि अब एल है तो एल को यल कहेंगे, तो ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, ये थोड़ा सा ऑड होता है। वो उनका प्रभाव पड़ता है उनके क्षेत्रीय भाषा का, उनकी जो बाय बर्थ वो जो भाषा यूज़ कर रहे होते हैं उसका प्रभाव इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए उनमें उच्चारण की जो होती है प्रॉब्लम आती है। अंग्रेजी व्याकरण, ग्रामर का नॉलेज उनका बहुत पुअर होता है, वो नहीं समझ पाते हैं ग्रामर को, इसलिए ये भी प्रॉब्लम टीचर को आती है। उनकी लिखावट क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। टीचर को क्या चाहिए कि वो लिखावट को थोड़ा सुधारे, ठीक है, और बेहतर बनाए, और अगर बच्चे की लिखावट बेहतर रहेगी तो चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएगा और कर भी पाएगा। ठीक है,
और टीचर को इसके लिए क्या क्या क्रियान्वयन करना चाहिए, कैसे इस चीज़ों को वो सुधार सकता है टीचर, तो इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चाहिए उनको। हिज्जे जो होते हैं सही नियम कक्षा में बताने चाहिए, स्पेलिंग के सही नियम बताने चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, जो 12 खड़ी होती है ना, जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, कक्का किक्की, तो 12 खड़ी इंग्लिश में भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को उसको बताना चाहिए कि किसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, तो बच्चों को स्पेलिंग बनाने में आसानी होगी। इससे छोटी छोटी स्पेलिंग को जोड़ के बनवाएं और करें तो उससे क्या होगा, बच्चा कर पाएगा। छात्रों को नए शब्दों को जोर से समूह में कम से कम 5 बार बुलवाने चाहिए। जो नए शब्द बच्चों को आप सिखा रहे हैं वो समूह में ओरली 5 बार सबसे बुलवाएं। टीचर को चाहिए कि वो समूह में सबसे उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए एटलीस्ट 5 बार तो करवाए, ठीक है। छात्रों को सही शब्द उच्चारित करने में शिक्षक को सहायता करनी चाहिए। अगर बच्चा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो टीचर को उसका उच्चारण सही करवाना चाहिए, ठीक है। प्रति सप्ताह कठिन शब्दों के पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाए जाने चाहिए। क्या है कि जो कठिन शब्द टीचर पढ़ाते पढ़ाते देखते देखते उसको इतना समझ में आ ही जाता है कि बच्चे को किस शब्द में कठिनाई हो रही है, तो वैसे शब्दों को छांट करके उसका पोस्टर क्लास में लगाए और प्रतिदिन बच्चों से कहे चलो इसका उच्चारण करो, इसको सुनो, इसको देखो। तो क्या होता है कि देखिए, देखने का बहुत प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति पर। देखते 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 वो चीज़ आपको मेमोरेबल हो ही जाती है, आपको याद हो जाती है और फिर आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी करते हो। अब क्या होता है, गृह कार्य। अब होमवर्क देखते हैं कैसे देना चाहिए। तो गृह कार्य करने लगता है तो उसके बाहर को तो स्वीकार करिए, ठीक है। बच्चा जो होता है ना, अगर छात्र होमवर्क करके नहीं लाता है तो उसके बहाने को स्वीकार करिए। जब वो नहीं ला रहा तो जो बहाने बना रहा है ना उसको एक्सेप्ट करिए, फिर उस बहाने का हल बताइए। तो क्या है, बच्चा 1-2 बार आपसे बहाना करेगा, लेकिन जब उसको ये समझ में आएगा कि हमारे टीचर के पास तो सब प्रॉब्लम का सलूशन है, तो वो फाइनली उसको करना सीख जाएगा। और अगर आपने उसको नहीं करके लाया, आप उस पर हाइपर हो गए, मारपीट करने लगे, तो एक उसके अंदर से जो वो होता है ना डर, वो निकल जाएगा। और डर अगर बच्चे के अंदर से निकल गया तो फिर आपको उसको टीच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चा आपसे झिझक रहा है, आपको सच बताने से कतरा रहा है, अपने बहानों के साथ चल रहा है, तो आप उसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा एक बार इस पर आ गया, हो गया ठीक है, टीचर को बताएंगे, वो डांटेंगे, फटकारेंगे या मारेंगे हद से हद, तो ठीक है। अगर उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता उसको पढ़ा पाने का, ठीक। अगर वह प्रतिदिन बहाने बना रहा है तो कारण जान के उसमें निरीक्षण का उपाय करिए, ठीक है। गृह कार्य के महत्व पर उससे बातचीत करिए, उसको बताइए कि गृह कार्य जो होमवर्क होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, उससे तुम कितना सीखोगे, वो तुम खुद से करोगे, तुम्हारा कितना नॉलेज बढ़ेगा, ये सब चीज़ें बताइए, बातचीत करिए उससे। अगर प्रतिदिन या साप्ताहिक कार्य आप नहीं जाँच करते हैं तो 2 या 4 बच्चों का गृह कार्य चेक करें, ठीक है। अगर आप प्रतिदिन साप्ताहिक कार्य आप नहीं जांच कर पाते तो 2 या 3 बच्चों का होमवर्क जो है आपको पर डे चेक करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक साथ टीचर पे भी बोझ नहीं बढ़ेगा और बच्चों को भी ये रहेगा कि कब किसका होमवर्क चेक हो जाए, तो इससे बच्चे भी प्रिपेयर रहेंगे। छात्रों को रचना में आने वाली कठिनाइयाँ। जब बच्चे शब्द की रचना करते हैं या वर्ड की रचना करते हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम आती है, तो कक्षा में शिक्षक को टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जो भी टॉपिक टीचर लिखते हैं, जैसे इंग्लिश की राइटिंग में आपने कुछ लिखा तो आपने ऐसा लिख दिया, तो वो ज़रूरी, जैसे यहाँ पर अभी आप यहाँ पे कॉमन सी चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे चेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग होगा। उसको लेगा ये क्या है, ऐसे ऐसे करके रख दिया है, तो उसको क्या है कि आपको उसको अगर चेक लिखना है तो CHEAK ऐसा स्पष्ट लिखिए उसको, ताकि वो उसको स्पष्ट समझ में आए कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ठीक है। टॉपिक से संबंधित राइट या कलर उसके नीचे लिखना चाहिए। ये क्या है, राइट क्या होता है? टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी टॉपिक है उससे संबंधित जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं बच्चे को, वो उसके नीचे लिख देना चाहिए आपको। क्लू जो होते हैं ना,
आप जो टॉपिक से संबंधित बच्चे को क्लू दे रहे हैं, जो आप उससे संबंधित कुछ लिख रहे हैं, वो सब आपको उसके नीचे लिख देना चाहिए। ठीक है, छात्रों को सूत्र, शब्दकोश एवं चार्ट के माध्यम से अपने विचारों के विस्तारीकरण में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को जो होते हैं सूत्र होते हैं वो बताइए। जैसे कि अब इसका क्या होगा, ए ई आई ओ यू, वोबल्स हो गए है ना, तो इसके आगे क्या आप लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, कैसी चीज़ें लगाएंगे, ये सब जो चीज़ें जो ग्रामर पोर्शन होता है इसका हो गया, शब्दकोश हो गए और चार्ट्स वगैरह जो हो गए, इसको विस्तारीकरण में सहायता करनी चाहिए बच्चे की। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार करके बच्चा कर पाए, सीख पाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना इंग्लिश टीचिंग के लिए टीचर को अपनाने चाहिए और ये बहुत यूज़फुल है और इस तरीके से आप बच्चे को इंग्लिश जो है टीच करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे बात करी ग्रामीण बच्चे की, तो एमआर बच्चा रहता है ना, तो उसका भी जो लेवल होता है वो थोड़ा पुअर ही होता है, तो उसको भी आप जब टीच करेंगे तो आप इसी तरीके से उसको टीच करेंगे। तो बच्चा है वो करेगा नहीं करेगा, तो आपको उस पर हाइपर नहीं होना है, आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी है, आपको उसको फेथ में लेना है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें अडेप्टेड करिए उसको और उसको टीच करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।